अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है एहसान शेख और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम FBR के रिटर्न्स को किस तरह फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम लोग FBR के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी प्रॉपर्टी या व्हीकल का इंदराज या इसकी डिक्लेरेशन किस तरह की जाती है। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर ई चालान के बारे में, जो कि अक्सर लोगों के ऊपर फाइन हो जाता है, उस फाइन के बारे में देखेंगे। वो फाइन किस तरह पे अगर हमें पे करना हो तो इसका चालान किस तरह जनरेट किया जाता है। इसके अलावा जो और भी टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। पहले हम FBR के बारे में जानेंगे, फिर FBR के अंदर जो भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसमें दो किस्म की हैं, एक है न्यू और एक है ई एनरोलमेंट। इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम दोनों देखेंगे। MIS कैसे काम करता है वो देखेंगे। FBR रिटर्न्स के अंदर सैलरी पर्सन के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को फाइल करेगा, टीचर अगर हैं और वो किस तरह क्या क्या चीज़ें फाइल करेंगे, किस तरह वो अपने टैक्स को कम से कम करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी और व्हीकल को किस तरह हम लोग डिक्लेयर करेंगे, इस तरह ई चालान हो गया। इसके अलावा हम लोग प्रोफाइल के अंदर अपने बैंक अकाउंट को और एम्प्लॉयर यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसको किस तरह हम लोग शो ऑफ करा सकते हैं। इसी तरह FBR टैक्स पे मालूमात है एक ये चीज़, जिसके अंदर ये चीज़ हमें मालूम होती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि FBR को हमारे बारे में मालूमात हैं। और लास्ट में हम लोग आपको टिप्स देंगे कुछ, उन टिप्स के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरह FBR आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें, ओपन करेंगे और कोई भी हो सकता है, क्रोम भी हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स भी हो जाए या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाए, वो आपकी मर्जी पर है। तो वो आपने खोला और उसमें लिखा कि FBR। पहले बताना चाहूँगा कि FBR क्या है और इसकी GD यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। FBR का मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम होता है कि पूरे मुल्क में जो भी सैलरी पर्सन या बिजनेसमैन है उनसे टैक्स को इकट्ठा किया जाए और उन टैक्स को इकट्ठा करने के बाद उसी टैक्स को मुल्क की तरक्की में के लिए यूज़ किया जाए, लाइक के ब्रिजेस, डैम्स वगैरह या इस तरह के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका पैसा यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब FBR लिखने के बाद आप लिखते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे भी बहुत सारी चीज़ें और आ रही होंगी। इस तरह IRS आ रहा है, वेरिफिकेशन सिस्टम आ रहा है, ऑनलाइन सिस्टम आ रहा है। अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली इनकी जो वेबसाइट है FBR को उस पर क्लिक करेंगे। उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन आएगा आपके लेफ्ट साइड पर। तो ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर भी वही चीज़ें, IRS हो गया, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गई और वो बहुत सारी चीज़ें जो कि वहाँ यहाँ पर शो हो रही हैं, तो वो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो लाजमी नहीं कि यहाँ नहीं आ रहा तो वहाँ से आप ओपन किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि IRS क्या चीज़ है और उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो सिस्टम है वो क्या है। IRS बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपका रिटर्न्स भरने के लिए हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग जो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे वो भी हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाएंगे। इसके अलावा जो हमारा वेरिफिकेशन सिस्टम है उसमें अगर आप जो ग्रीन आपने जहाँ पे हमने क्लिक किया है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना CNC और डेट्स वगैरह जब आप फिलअप करेंगे तो आपका ये बताएगा कि आपका स्टेटस क्या है, मतलब कि आपका इंदराज हुआ है या नहीं हुआ। वो हम आगे चल के तो देखेंगे मज़ीद डिटेल के अंदर, लेकिन बताने का मकसद ये कि यहाँ से पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है, आप एक्टिव हैं, नॉन एक्टिव हैं या आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। जो थर्ड चीज़ है वो एक और चीज़ मैं आपके बारे में बताना चाहूँगा, वो ये है कि वो है टैक्स पे मालूमात, जिसका मैं फिर आगे जाके मैं दोबारा बात करूँगा कि आगे जाके जिक्र करूँगा कि वो किस तरीके से ये वो चीज़ें जैसे आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है कि वो मालूमात जो कि टैक्स FBR को आपके बारे में मालूमात है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना CNC और ID डालकर। ठीक है, खैर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि आप रजिस्टर हैं या नहीं हैं, तो आप FBR वेरिफिकेशन पोर्टल पे आएंगे। तो यानी कि आप अभी रजिस्टर्ड, अभी आपने कुछ भी एक्शन लिया, सबसे पहले आप इस
साइट पर आए, अपने CNC डाला, अपने डेट्स डाली और जो भी इसमें कोड डाला है वो कोड डालने के बाद अपने जो इसका बटन है वेरिफिकेशन का उस पर क्लिक कर देंगे। तो आप क्लिक करेंगे तो आपको एक स्टेटस या नीचे एक बार में कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। जिस तरह इसमें लिखा तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है नॉन एक्टिव। इसका मतलब ये कि इस बंदे ने इसका लास्ट ईयर का अपना रिटर्न सबमिट नहीं करवाया, इसकी वजह से इसका जो स्टेटस है वो इनएक्टिव हो गया। इस तरीके जिसकी वजह से इसको फाइन भी किया गया। फाइन 3 किस्म के हैं, एक इंडिविजुअल अलहदा है, एक कॉर्पोरेट कंपनी में अलहदा है, इस तरह एक छोटी कंपनी में अलहदा है। सपोज हम लोग एक और CNC ट्राई करते हैं। ये चेक करते हैं, जब चेक किया यहाँ लिखा है नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आईडी है ये इस बंदे ने आज तक अपने आप को रजिस्टर करवाया ही नहीं FBR पे, या भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करना उनकी एक कोई और भी हो सकती है वजह, लेकिन हम इसको ऐसा लेते हैं जिस उस बंदे ने अपना रजिस्टर नहीं करवाया। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग FBR की रजिस्ट्रेशन। वो किस तरह हम करते हैं, इसमें सबसे पहले आप RS को ओपन करेंगे। जिस मैंने आपको पहले जिक्र किया था RS का, तो इसमें 2 चीज़ें आ रही होंगी, एक आ रही होगी न्यू और एक आ रही होगी ई एनरोलमेंट। तो आप अगर आपने आज तक अपना आपको रजिस्टर नहीं करवाया तो आप न्यू जो रजिस्ट्रेशन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो इसमें आपको CNC आ रहा होगा, इसके अलावा मिस्टर मिसेस जो भी यहाँ पर हैं वो डालेंगे, आप अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालेंगे, फिर आप आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप जो भी आप सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं उसका बताएंगे। और ये बात याद रखिएगा कि वो नंबर डालिएगा जो कि आपके नाम पर हो, किसी और के नाम की सिम को ये एक्सेप्ट नहीं करता। सिमिलरली आप अगर आपने ईमेल आईडी बनाया हुआ तो अपना पर्सनल ईमेल आईडी जो भी आप समझते हैं कि बेहतर है वो ईमेल आईडी डालेंगे। सेकंड इससे जो स्टेप है उसका एड्रेस के बारे में, आप अपना एड्रेस डिक्लेयर करेंगे कि कौन सा आपका एड्रेस है, जो भी परमानेंट एड्रेस आपका है जहाँ पे आप रहते हैं वो एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, हाउस नंबर वगैरह। इसके अलावा जो भी नंबर है घर का, यूनिट नंबर, इसके अलावा जो भी एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है। अच्छा, जो सबसे अहम चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा वो आएगी कैपेसिटी के बारे में। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कि आप ओनर हैं या फिर ऑक्यूपेंट यानी कि किराएदार हैं या फिर आप रहते हैं वहाँ पर। तो इसमें ना अगर आप ऑक्यूपेंट है तो आप 1% डालकर इसको आगे प्रोसेस कर देंगे। अदरवाइज अगर आप ऑनर है तो आप 100% या भी जो शेयरिंग होल्डर हैं तो आप उस लिहाज से परसेंटेज डाल के इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ये कोड डालेंगे बाद। तो 2 चीज़ें होंगी इसमें, एक होगा ये कि आपका ईमेल और आपका फ़ोन नंबर, उन दोनों पर एक कोड सेंड किया जाएगा। उन दोनों कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद वो जो ईमेल और कोड आप डाला था उसके अगेंस्ट आपके पास एक और मैसेज आएगा जिसके अंदर आपका पासवर्ड और आपका जो 4 डिजिट कोड होगा वो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो गए हैं। ये तो होगी आपकी, अगर एक बंदा न्यू रजिस्टर करवाया तो उसने इस तरीके से इसमें काम करना है। और अगर सपोज वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था और लेकिन किसी वजह से वो फाइलिंग ना कर सका या वो ई एनरोलमेंट नहीं करवा सका तो वो यहाँ से ई एनरोलमेंट पर क्लिक करेगा। ई एनरोलमेंट का फायदा ये होता है कि इसका फॉर्म तो छोटा होता है तो इजीली आप जल्दी अपना रजिस्टर करवा लेते हैं। तो ई एनरोलमेंट के अंदर अपना CNIC डालेंगे, उसके बाद आपका नाम यहाँ खुद ही शो होगा। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, फिर आप कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे जिस तरह उसमें क्लिक किया था आपने। तो इसी तरह इसके अंदर भी आपको आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर और आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक कोड आएगा, वो आप यहाँ डालेंगे। फिर उसके अगेंस्ट आपको पासवर्ड वगैरह चीज़ें और बाकी जो मालूमात है कोड 4 डिजिट कोड वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो आपकी हो गई न्यू रजिस्ट्रेशन और ई एनरोलमेंट। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिक्लेरेशन का यानी कि अब हम अपनी फाइल रिटर्न स्टार्ट करने लगे। अच्छा, फाइल रिटर्न पे आने, ये जो आपको सामने विंडो आ रही है इसके लिए आने से पहले आप RS पे जाएंगे, अपना आईडी और पासवर्ड दोनों को दोनों डालेंगे। जो आपको मैसेज के आईडी आपका जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो होगा और पासवर्ड जो आपको मैसेज पे आएगा वो आप डालेंगे और इसका साइन अप कर लेंगे।
नॉर्मली होता ये है कि अगर लोगों को लगता है पासवर्ड मुश्किल है तो वो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऊपर आए तो यहाँ माय प्रोफाइल आ रहा है, इस तरह और चीज़ें जो आ रही हैं, आप यहाँ पर चेंज पिन भी आ रहा है, चेंज पासवर्ड भी आ रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आप इस पर टॉप पे जाएं तो टॉप पे आप देखेंगे कि यहाँ लिखा होगा डिक्लेरेशन, और जो डिक्लेरेशन से वो क्लिक करते हैं तो लिखा था रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल सिंप्लीफाइड, और उसके साथ वाले में देखें वहाँ भी लिखा था रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों फर्क क्या है, दोनों बेसिक फर्क ये है कि एक सिंप्लीफाइड है और एक ओरिजिनल है सॉरी दोनों ओरिजिनल है लेकिन एक सिंप्लीफाइड है। सिंप्लीफाइड का मतलब आसान है और दूसरी थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन उसमें थोड़े से एट्रीब्यूट्स ज़्यादा हैं। तो मैं दोनों को पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दोनों में जो अगर आप देखें तो एक लिखा रहा है क्लासिक व्यू, दो किस्म के व्यू हैं एफबीआर के। अगर आप इस पे जाते हैं आयरस के ऊपर, एक है विजिट व्यू और एक क्लासिक व्यू। पहले चलता था क्लासिक व्यू जो थोड़ा ओल्ड भी है लेकिन उसमें एट्रीब्यूट ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं समझ में, लेकिन लोगों की आसानी के लिए इन्होंने बनाया था विजिट व्यू, ताकि वो लोग जिनकी आमदनी कम है या जिनके पास एसेट्स कम है वो इजीली इसको यूज़ करके अपना रिटर्न्स जमा करवा सकें। तो बेसिकली अगर हम आऊँ तो इसमें 2022 का भी आ रहा है और 2021 का भी आ रहा है, तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों 2022 का पहले फिलअप करेंगे और अगर आप समझते हैं आप 2021 का फिलअप नहीं किया तो 2021 का भी आपको फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एफबीआई की तरफ से आ गई शर्त कि अगर आप जमा करते हैं आप एक तो आपको पहले 2021 और 2022 दोनों का जमा करवाना पड़ेगा, 2021 का फाइन जमा करवाना पड़ेगा, उसके बाद अगर आप एक्टिव होते हैं। खैर अभी मैं दूसरी चीज़ एक और चीज़ देखें, इसमें लिखा है नॉर्मल रिटर्न। तो नॉर्मल रिटर्न भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ज़्यादा कहते हैं कि नॉर्मल रिटर्न भी यूज़ किया जाए। नॉर्मल रिटर्न मैं कहता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास ज़्यादा एसेट्स वगैरह हैं और जिनके इसमें एट्रीब्यूट ज़्यादा आते हैं और ये कंपनी भी यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह उसके नीचे देखें तो लिखा हुआ रिटर्न फॉर मैन्युफैक्चरर और लिखा हुआ रिटर्न फॉर ट्रेडर्स, तो ये भी बिजनेसमैन के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ सैलरी पर्सन की, तो मैं सैलरी पर ही क्लिक करता हूँ। जब क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपके सामने जो व्यू आ रहा है इस व्यू का नाम है विजिट व्यू, और अगर आप इस पर टॉप पर देखें तो आपके टॉप राइट साइड पे देखें तो लिखा है क्लासिक व्यू, तो आप दोनों में कन्वर्जन कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं पहले इसको इजीली आपको जल्दी मैं फिलअप करता हूँ। आप क्लिक करते हैं एग्जीडेंट के ऊपर और कंटिन्यू करते हैं, फिर आप अपनी एनुअल सैलरी इसमें इंटर कर देते हैं। तब वो आपने 9 लाख रुपए इसमें डाल दिए, इसको सेव किया, बैक किया, और उसके बाद एनुअल जो अभी टैक्स आपका कटा है वो आप डालेंगे। तो वो ये बेसिकली ये जो भी एंट्रीज हो रही हैं डमी एंट्रीज हो रही हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये अगर कोई और सोर्स है आपका आमदनी का वो भी आप डाल सकते हैं। अगर कोई आपका एजुकेशन का एक्सपेंस है या फिर आप फुल टाइम टीचर का कोई एक्सपेंस है, तो आप टीचर्स हैं तो उसके लिए आपके लिए जरूर आप डालेंगे। बेसिकली मैं आगे जाकर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये वहाँ पर यहाँ पर वो चीज़ आएगी जो कि टैक्स आपका कटा होगा, लेकिन इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा आपको इजी समझ में आएगा। खैर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा अब मेन चीज़ पे आते हैं जो जिसपे मैं आपको चाह रहा था कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं, जो मेन चीज़ थी इस पूरे के पूरे व्यू के अंदर। इसमें लिखा हुआ इनफ्लो, एक में लिखा है आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है वो चीज़ें जो कि आपके पास एज अ सोर्स आई हैं एज अ इनकम, ठीक है। और आउटफ्लो का मतलब ये होता है वो चीज़ें जो कि आपके एक्सपेंडिचर्स या वो चीज़ें जो कि आपके एज अ एसेट्स में यूज़ होती हैं। तो ये दो चीज़ें मिलकर आपका बनता है आउटफ्लो, और इनफ्लो के अंदर वो आपकी इनकम आ जाती है। आप मल्टीपल सोर्स से भी आप इनकम ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जब बराबर होंगी तो आपका जो एसेट्स है वो फिलअप कर सकते हैं। अगर बराबर नहीं होगा तो ये आप आगे जा ही नहीं सकते। तो इसके लिए नेसेसरी है कि आपका इनफ्लो है वो बराबर होना चाहिए आउटफ्लो प्लस एसेट्स के, जो भी आपका इंक्रीज या डिक्रीज आया आपके एसेट्स के अंदर। तो अगर ये इक्वल होगा तो आप आगे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो ये था बेसिकली थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दिया है विजिट व्यू को। अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन आपको इसके अलावा चाहिए तो आप जो मेरा एंड पे वीडियो के एंड पे मैसेज नंबर आएगा तो वो उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये जो था आपका विजिट व्यू। अब हम बढ़ते हैं क्लासिक व्यू की तरफ। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो अगर आप देखें तो ये है बेसिकली कंप्लीट आपका क्लासिक व्यू। तो क्लासिक व्यू के अंदर मैंने जिस वो पहले मैं डाली थी उसके अंदर 9,000 रुपये तो 9 लाख रुपए
तो वो मैं सही डाल चुका हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जब इसमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ता है, ये एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि 2 बार क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ ऐड होगी इसके अंदर। इसके अलावा इसमें एक एग्जाम्प्ट अमाउंट का लिखा हुआ है, उसमें एग्जाम्प्ट अमाउंट हर बंदे के लिए नहीं होता। वो लोग जो कि मोस्टली टीचर्स होते हैं या फिर वो लोग जिनका रीइंबर्समेंट होती है, ये मल्टीपल रीजन हर एक वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मोस्टली लोग जो टीचर्स हैं उनको एग्जाम्प्ट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अमाउंट इतना आपको एग्जाम्प्ट किया जाता है। वो अमाउंट जो आपके टैक्स सर्टिफिकेट जो आपके इंस्टीट्यूट से या स्कूल से या कॉलेज से मिलेगा, उसमें लिखी हुई होगी बात है कितना अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट है, तो वो यहाँ डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी नॉर्मल टैक्स है वो कम हो जाएगा। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और सोर्सेज हैं, लाइक आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप फ्रीलांसिंग का अमाउंट यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं अदर रिसिप्ट के अंदर, या आप कहीं और से सोर्सेज हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं आप, तो वो यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पेंशन है तो पेंशन के का अमाउंट भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन सैलरी का अमाउंट भी आपको यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप सैलरी मोस्टली लोग अगर पेंशन ले रहे हैं तो सैलरी तो नहीं ले रहे होंगे ना, जाहिर सी बात है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा तेज करता हूँ। कंपटीशन के ऊपर चले जाएंगे। कंपटीशन में जाने का मतलब ये रहता है कि आपको मालूम हो जाता है कि एक्चुअल टैक्स बनता किस तरह है। अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है टैक्स चार्जेबल, तो इसमें लिखा है 15,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्चुअल टैक्स बनता है वो 15,000 रुपये बनता है, ना कि 4,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे एडिट करके इसको मैं कर देता हूँ 15,000 रुपये। अब देखें जब मैं 15,000 में किया, अब देखें क्या होता है कंपटीशन में जाकर, अब देखें 0 हो गया। इसका मतलब ये कि अब मैं ना तो कोई रिफंड है मेरा और ना ही मैंने कोई एडमिट मतलब यानी कि मैंने एक्स्ट्रा पे करना है गवर्नमेंट को टैक्स। तो ये इसलिए इस तरीके से आप इक्वल करेंगे अपने टैक्स को, जो आपका एक्चुअल टैक्स है वो भी, इसके अलावा जो आपको कटा है। इस तरह आपकी चीज़ें जो हैं वो मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। खैर अब आगे चलते हैं। अगर सपोज आप टीचर्स हैं तो टीचर्स के लिए आपको यहाँ पर टैक्स जो है इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। तो सपोज आपका टैक्स कटा है 1,35,000, तो वो आप डालेंगे इसमें, तो ये खुद ही अब कैलकुलेट करके बताएगा कितना आपको रिफंड करना है, मतलब कि आपको कितना टैक्स कम होगा। 3,750 जो है वो टैक्स आपका कम हो जाएगा अगर आप टीचर। लेकिन ये सब लोगों के लिए, जिसे मैंने पहले बताया कि नहीं है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके मालूम कर सकते हैं कि आप कितना टैक्स आपको कम बनता है टीचर्स के लिए, या जो बंदा रिसर्च वगैरह करते हैं PhD वगैरह, उनके लिए ये चीज़ आती है। अब आते हैं अगला जो हमारा है वो एडजस्टेबल टैक्स, दोबारा जहाँ पे आपने टैक्स का इंदराज किया था। अच्छा, जो मैंने पहले बताया था नॉर्मल टैक्स वगैरह थे, तो उसमें नॉर्मल टैक्स में अगर जाएंगे तो उसमें भी ये जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय है ना, इसके अलावा और चीज़ें भी आ रही होंगी कि आप सैलरी अगर कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं तो आप यहाँ पर टैक्स डालेंगे। वो मैं अगर आपको किसी को चाहिए इन्फॉर्मेशन तो वो आप मुझे एंड पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जो मेरे नंबर पर। अच्छा खैर, अब आते हैं व्हीकल की कि आप किस तरह अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवा सकते हैं। जो भी आपकी गाड़ी है उसका नंबर डालेंगे, वो नॉर्मली प्राइवेट है कमर्शियल है वो डाल देंगे। मेक से मुराद ये होता है कि किस कंपनी की बनी हुई है, टोयोटा है, होंडा है, जो भी आपकी है, और मॉडल मतलब कि 2004 की है, 10 की है, 15 की है वो डालेंगे। और इंजन कैपेसिटी मतलब 1300 सीसी है, 1000 सीसी है, वो आप इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप इसमें डाल देंगे। ये तो हो गई व्हीकल की इंफॉर्मेशन। लेकिन इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है क्या आपने एक नई गाड़ी ली है उसको आप रजिस्टर करवा रहे हैं, और एक है कि आपने ओल्ड फाइल ली है, एक ओल्ड गाड़ी ली है और उसको आपने ट्रांसफर करवाया अपने नाम के ऊपर। तो ये दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, तो आप दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये फ़र्क है जो भी आप अगर रजिस्टर करवाते हैं तो उसके लिए, और यानी कि वो होगी न्यू गाड़ी के लिए और जो ट्रांसफ़र होगी वो ओल्ड गाड़ी के लिए। ये तो होगी वो चीज़ें जो कि गाड़ी की अगर हमें रजिस्टर करवाना है। अब अगर हम आते हैं, अगर सपोज आपके पास मोबाइल है और आपका बहुत ज़्यादा यूजेज है, तो आप अपना सेल फोन का सर्टिफिकेट अपनी कंपनी के, जो भी कंपनी यूफोन है, रियाज है, जो भी कंपनी है उसमें जाएंगे, हम टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, उसमें जो टैक्स लिखा हुआ आ रहा है वो उसमें यहाँ पर इसका इंदराज कर देंगे ये सेल फोन के खाने में। तो ये तो हो गया आपका क्या कहते हैं इसे, गाड़ी का और सेल फोन का। तो अब ये हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी का, अगर मैं प्रॉपर्टी को किसी के हाथ सेल किया है तो उसमें अगेन आता है कैपिटल गेन।
तो अगर कैपिटल गेन डालना है तो वो किस तरह डाल सकते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको बताऊं। अब आपको इसके अलावा और चीज़ें भी इसमें आ रही हैं। तो अगर सपोज किसी बंदे ने ट्रैवलिंग की है, वो ट्रैवलिंग का भी आप यहाँ पे अगर कोई टैक्स कटा है वो डाल दे, या फिर कोई एजुकेशन वगैरह उसने हासिल की है तो उसमें भी वो यहाँ पर वो चीज़ें डाल सकता है। तो बेसिकली मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ ताकि अगर किसी बंदे को रिक्वायरमेंट्स आती हैं एक्स्ट्रा इस तरह की तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो वो तो आपने कोई अगर बच्चे ज़्यादा हैं, जब 4-5 बच्चे आपको पढ़ते हैं तो उनकी एजुकेशन एक्सपेंस 2 लाख 3 लाख रुपए हैं या जो भी बंदे हैं, तो वो आप यहाँ पे जो भी एक्सपेंस है वो डाल सकते हैं। डालने से ये होता है थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है, या फिर आपकी जो आपके एक बड़ा मेजर एक्सपेंस है ना, एक चंक है जो आपकी सैलरी का, वो मालूम हो जाता है लोगों को भाई इतना मेजर चंक इनका इस पे जा रहा होता है। खैर अब आते हैं कैपिटल गेन की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ना मल्टीपल ईयर्स के हिसाब से कैपिटल गेन का अमाउंट रखा हुआ है। तो इन्होंने उसी लिहाज से रखा हुआ है कि भाई आपने अगर उसका पीरियड कितना है, 1 ईयर का है, 1 से 2 ईयर्स का है, 2 से 3 ईयर्स का है, या 3 से 4 ईयर्स का है, तो ये डिफाइन किया हुआ है। तो जो भी आपकी अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसके अगेंस्ट कोई कैपिटल गेन आपको हासिल होता है या देते हैं आप, तो आप यहाँ पर वो चीज़ इंटर करके जो भी आपकी वैसी वैल्यू थी वो डाल के, और जो उसके अगेंस्ट हमें टैक्स डिडक्ट किया गया है तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन के अगेंस्ट अगर आपने प्रॉपर्टी को कहीं सेल किया है या फिर परचेज किया, ये वो डिपेंड करता है कि आपका प्रॉपर्टी किस हिसाब से आपने सेल की है विद रिस्पेक्ट टू ईयर। तो ये तो होता है आपका कैपिटल गेन के बारे में। इसके अलावा अगर और भी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह आपका कोई बिल है उसमें आपको टैक्स बहुत ज़्यादा कटा है तो वो बिल का भी आप डाल सकते हैं। आपने कोई लॉटरी वगैरह जीती है वो भी आ सकती है। मल्टीपल ऑप्शन है, आप मुझसे मैं भी कह रहा हूँ अगर आप किसी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो आपकी हो गई वो चीज़ें जो कि आपके इनकम में आ रही थी या टैक्स उसके अगेंस्ट कट रहा था। अब मैं मेन इसका सेकंड पार्ट है, जो पहला पार्ट था एम्प्लॉयमेंट, सेकंड पार्ट है आपका वेल्थ स्टेटमेंट। अब मैं इसको बात करूंगा। वेल्थ स्टेटमेंट बस वो जगह है जहां पर सारे के सारे आप एक्सपेंस जो आपके बनते हैं वो आप डालेंगे इसके अंदर। एक्सपेंस मतलब वो खर्चे, बिजली, गैस, पानी, जो भी अलग के बाद जो आपके बनते हैं ग्रॉसरी के, उस तमाम के तमाम एक्सपेंस यहाँ डालेंगे। ये लाजमी नहीं कि एक्चुअल हो, आप उन्हें एक अप्रॉक्सीमेट डालने होते हैं जैसे जो आपका करीब करीब हो। ये नहीं कि आपका 2 लाख रुपये बिल आया, 3 लाख रुपये बिल आया और आप डाल दिया 12 लाख रुपये, इस तरह नहीं करना। एक वो लिमिटेशन जो कि आपको एक अंदाजा होता है बंदे का कि भाई मेरा 3 लाख की जगह 3.5 लाख, एक राउंड ऑफ में अमाउंट डालना है आपने। इसी तरह जो आप ग्रॉसरी अमाउंट है वो आपने हर एक का तो नहीं रखा होगा, तो इसलिए आप एक राउंड अबाउट यानी राउंड ऑफ अमाउंट डालेंगे कि भाई इतना अमाउंट मेरा ग्रॉसरी की मद में। अगर सपोज आपने घर वालों से पैसे लिए तो वो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। सबसे लास्ट ऑप्शन यही है। अच्छा, सेकंड आते हैं अब एसेट्स के ऊपर। ये तो पहला तो एक्सपेंस पे था। अब यहाँ पर आपने जो प्रॉपर्टी सपोज आपने पहले डिक्लेयर की हुई थी, अब वो अगर बेच दी तो ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पर अगर वो शो हुई हुई होगी तो एक एफआईआर में आपका जो है डिक्लेरेशन वो क्लियर होने में इजी होगा, क्योंकि उसकी वजह यहाँ पे आपने वो प्रॉपर्टी शो नहीं की और वहाँ पे आप शो करने के मैंने वो प्रॉपर्टी बेच दी तो एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसलिए बेहतर ये कि आप प्रॉपर्टी को ना पहले आपने वहाँ पर डिक्लेयर किया वो है। तो इसके लिए आपने सेकंड है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस, उस पर क्लिक करेंगे। उसको प्रॉपर्टी का जो भी नाम चाम है, प्लॉट नंबर वो है, कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे है और कितने मरले का है, तो वो सब चीज़ें उसमें डाल के इसको चला लेंगे। तो यहाँ से आपकी प्रॉपर्टी का आप इंदराज कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपने कहीं से कोई इक्विपमेंट वगैरह आपका है, कोई जानवर वगैरह रखे हुए आपने, मल्टीपल चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें लिखा हुआ नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस से मुराद है कि अब मैंने जैसे पहले बताया कि ये सैलरी पर्सन के लिए है। जाहिर बात है वो बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ जस्ट एक अपने फन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें ली हुई होंगी उन्होंने, तो वो आइटम इसमें डाल सकते हैं आप। इसके अलावा अपने पर्सनल जो होते हैं जो आइटम्स होते हैं मल्टीपल किस्म के, जो भी आपके यूज़ में हैं वो भी आप डाल दें इसके अंदर, ताकि आपका एक एसेट्स हो जाए, ताकि अगर आप कहीं इसको बाद में बेचते हैं उस बड़े अमाउंट को, तो जो बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। तो ये सब चीज़ें थी। इसी तरीके से इसके अंदर आपने जो मोटर व्हीकल थी पहले आपने रजिस्ट्रेशन शो की थी और या ट्रांसफर शो की थी, लेकिन अगर उसकी इंफॉर्मेशन कि वो उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है गाड़ी की वो आपने यहाँ पे शो करनी है। तो व्हीकल की वहां पे आपने शो किया था कि कितने ट्रांसफर पे कितने पैसे किए और कितने ट्रांसफर पे आपको टैक्स कटा है,
तो वो टैक्स के बारे में मालूमात थी। लेकिन यहाँ पर आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी गाड़ी को भी और प्रॉपर्टी को भी कि वो उसकी कितना अमाउंट की वो मेरी प्रॉपर्टी या व्हीकल बनती है। तो वो अमाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसमें ये एंड पे लिखा हुआ है एक्शन के नीचे देखेंगे प्लस के साइन बने हुए आ रहे हैं मल्टीपल, तो आप वहां पे क्लिक करके उसमें ऐड अप कर सकते हैं व्हीकल के, जिसने पहले ये थी कि व्हीकल नंबर क्या था, इसी तरीके से उसमें कितना मॉडल था, मेक मॉडल, सब चीज़ें आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने आ जाएंगी। कोई आपको कंफ्यूजन हो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। इस तरह आप वो तमाम एसेट्स को आप डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर आपके, क्योंकि ये मेन चीज़ें होती हैं एसेट्स जो होती है। अगर आपने इससे पहले का पिछले साल का आपने फिलअप किया हुआ है तो आप इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न पे क्लिक करके वो दोबारा आइटम अपने यहाँ पर ला सकते हैं, तो बार बार इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो था आपको सारा का सारा कि आपने किस तरीके से अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया है। तो इसके अलावा अगर कोई और चीज़ हो तो वो भी आप इसमें ऐड अप कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं। अच्छा, अब आते हैं इस नीचे वाले, वो है रिकंसाइलेशन। ये बेसिकली लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमारा जो होगी रिटर्न वो हो जाएगा खत्म, यानी कि हम इसको सबमिट की तरफ जाएंगे। जो कुछ हमने जमा किया होगा एसेट्स के अंदर वो यहाँ पे आके डाल देंगे। अगर हमने पिछले साल के शो किए में तो अच्छी बात है, वहां से हम निकाल लें। लेकिन अगर हम शो नहीं किए तो एक रफली बता दें कि ये मेरा था। अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तब तो आप प्रीवियस ईयर के जो भी आपके रिटर्न बनते हैं वो डालेंगे, करंट ईयर के वो पिक कर लेगा, आपके पर्सनल एसेट्स या जो आपकी लाइबिलिटीज आपने डाली ना वहां से पिक कर लेगा इसको। तो दो चीज़ें तो ये हो गई। उसके नीचे आते हैं कि आपकी इनफ्लो में आप वो अमाउंट डालेंगे जो इनफ्लो से नीचे जो आता है इनकम डिक्लेयर, तो वो अमाउंट डालेंगे जो आपने यहाँ पर शो की हुई थी अपनी एज सैलरी 9 लाख रुपए, जितना पहले मैं बताया था आपको एज सैलरी में, वो अमाउंट डालेंगे यहाँ पर। अमाउंट डालने के बाद आप बाकी जो आपके इनहेरिटेंस में चीज़ें मिली हैं या गिफ्ट में दी हैं या पर्सनल एक्सपेंस है वो भी यहाँ से आप हो जाएंगे एडअप ऑटोमेटिकली पीछे से। तो जब आप चीज़ें क्लियर इसको फिलअप करेंगे तो वो मैं आपको ना ये सब चीज़ें एज अ डमी करके दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल नहीं है, सिर्फ आपको आप थोड़ा इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए वो तमाम अमाउंट वो मैं यहाँ पर एक एज अ डमी आपके लिए डाल रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ किसमें डालनी है। अच्छा, कैश नॉन बिजनेस में समटाइम ऐसे होता है कि लोग कहते हैं कि ये वो अमाउंट है जो मेरे बैंक के अंदर है, कुछ लोग कहते हैं कि जो वो अमाउंट जो मेरे हाथ में पड़ा है कैश। ये अब इसमें थोड़ी है क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन ये कि आप इसके अंदर वो अमाउंट डालें जो कि आपके हाथ में या बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ 30 जून को अंदर, उस साल की 30 जून में, ताकि ना आपका एक वो चीज़ें जो, क्योंकि कैश हाथ में वो एक अथेंटिक नहीं होता, लेकिन वो कैश जो कि आपके बैंक में पड़ा है वो एक अथेंटिक होता है आपका एविडेंस के आपका 30 जून को इतना अमाउंट पड़ा हुआ था। खैर, ये तमाम मैं डमी एंट्रियाँ कर रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा, अब देखें ये मैंने 9 लाख रुपए जो मैंने बताया था इनकम डिक्लेयर भी कर दी, वहाँ से उसने एसेट्स को पिक कर लिया और बाकी जो अमाउंट है उसको मैं अभी सेट करता जा रहा हूँ एक एक करके तमाम अमाउंट्स को जो भी आपका बनता है। अब तो कोशिश करेंगे जो एक्चुअल के करीब 3 है वो बिजली गैस पानी को डालें। नॉर्मली बिजली गैस पानी का ये होता है कि कुछ लोगों के नाम पर है, जिन लोगों के नाम पर है उनके लिए तो बहुत ईजी होता है कि वो कैलकुलेट कर लें, जिनके नाम पर नहीं होता वो सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फैमिली के अंदर, तो वो फिर एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट डालेंगे इतना इतना हमने कंट्रीब्यूट किया, जस्ट टू वेरीफाई द या जस्ट टू रिकंसाइल द नेट एसेट्स। अच्छा, अभी देखें मैंने सब चीज़ डालने के बाद अब देखें आप तो मेरा जो रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स है, अब लिखे ना सबसे एंड पे जाके देखते हैं, ये लिखा हुआ दोबारा देखें, अब मैं देखता हूँ लिखा हुआ अनरिकंसाइल्ड अमाउंट। याद रखिए अनरिकंसाइल्ड अमाउंट का याद रखना है, ये हमेशा 0 हो जाए। अगर ये 0 होगा, जिससे मैंने पहले बताया था उसमें विजिट व्यू के अंदर कि दोनों बराबर होंगे तो सही का निशान आएगा, तो वो 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको आप सबमिट करवा देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वो स्टेप है वो है वेरिफिकेशन का। अब उसमें जाएंगे, जो पिन आपको मैसेज पे आई होगी या आपने पिन याद की हुई वो पिन यहाँ डाल देंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो ये आपका रिटर्न जो है वो सबमिट हो गया। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा
सबमिशन के बाद अगर आप समझते हैं कि नहीं मुझे देखना भी है दोबारा से या किसी को शो ऑफ करना, तो आप प्रिंट पे क्लिक करके उसको निकाल भी सकते हैं। जिस तरह मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर जो मैंने अभी बेसिकली ड्राफ्ट के फॉर्म में लिखा आएगा, क्योंकि मैंने इसको सबमिट नहीं किया है एक्चुअल में ना, तो यहाँ इसमें ड्राफ्ट कॉपी लिखा हुआ आ रहा होगा। लेकिन बाद में जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो ये आपको एक्चुअल कॉपी आएगा। और ये जो कंप्लीट टास्क है इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा आपने ये चीज़ जमा करवा दी। सपोज मैंने डाउनलोड किया और ये ओपन हो गया, देखें तो इसके पीछे देखें, आप देखें ना इसमें इसके जो आ रहा है वाटर मार्क, उसमें लिखा हुआ है ड्राफ्ट कॉपी। ये जस्ट चेक करने के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए होता है कि मैंने वो चीज़ें डाली हैं बिल्कुल ठीक है नहीं ठीक। इस तरह सबमिट करने के बाद जो आप आगे आते हैं कंप्लीट टास्क के अंदर, तो कंप्लीट टास्क के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है डिक्लेरेशन और एक है ऑडिट असेसमेंट। जब आप उसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पर वो चीज़ जो हमें सबमिट की होती है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है। सपोज इसने 2022 का या 2020 या 19 तक बंदे ने सबमिट किया था, तो जो चीज़ सबमिट करवाई हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं। इसी तरीके से अगर मैं सपोज अब यहाँ पे आ नहीं रही, लेकिन इसने 2020 से आगे उसने जमा ही नहीं करवाया, तो इसलिए 2020 का आखिरी इसका रिटर्न आ रहा है। अब आते हैं ऑडिट जो असेसमेंट है उसके ऊपर। बेसिकली वो जब हम डिक्लेरेशन लेकर सबमिट करवाते हैं ना FVR के अंदर, तो वो FVR में जो भी बंदा हमारा कंसर्न है उसको चेक करता है, वो वेरीफाई करता है चीज़ों को, या फिर वो चेक करता है कि हाँ वाकई में सही चीज़ें सबमिट की नहीं की। उसके बाद वो ओके कर देता है तो फिर वो ऑडिट असेसमेंट के अंदर उसका जवाब आता है। इसलिए ये एक प्रूफ होता है कि आपने जो आपने रिटर्न जमा करवाया वो पास हो गया है। उसको चेक करने का तरीका ये, आपके व्यू पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, देखिएगा अभी तो ये इसको जिस तरह मैंने पिछले दिखाया था, अभी इसको मैं प्रिंट PDF निकाला है, PDF निकालने इसको मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद देखिए अब देखें ये ऑर्डर ऑफ टू मेक सेल्फ असेसमेंट आया। तो जब एंड में जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, एट्रीब्यूट्स में क्या आ रहा है, डिसीजन क्या आ रहा है, ग्रांटेड या एक्सेप्टेड, और जिस बंदे ने किया होगा उस बंदे का नाम आ रहा है। तो ये बंदे की हो जाती है, यानी कि बंदे को थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन या बंदे को इत्मीनान हो जाता है कि जो मैंने फी भरी है उसमें किसी किस्म का ऑडिट का इशू नहीं आया और बंदे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये पूरा आपका था डिक्लेरेशन का प्रोसेस। तो मैंने वो पूरी कोशिश की मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर कर लूँ। अगर आपको लगता है कोई चीज़ नहीं कवर हो सकी या फिर आपको लगता है कि मैं आप सही आपको ब्रीफ नहीं कर सका, तो आप मुझे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे वो मज़ीद मालूमात ले सकते हैं एंड पे। अच्छा, अब आते हैं कि अगर कुछ चीज़ें जो कि हमें शायद मैंने मिस कर दी थी, मैं पहले बताई थी, लेकिन अभी आपको इन्फॉर्म करना और अभी इन्फॉर्म करने का फ़ायदा ज़्यादा है, वो है MIS। बेसिकली MIS ये है एक ऐसी इंफॉर्मेशन FVR ने डाली हुई है कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारा टैक्स एक्चुअल कितना कटा गया है। एक तो वो कंपटीशन में अंदर था ना, लेकिन अगर हम चेक करना चाहते हैं कि भाई हमें रिकॉर्ड बताओ कि वाकई में हमारा जो काटा गया टैक्स वो सही काटा गया और किस मद में काटा गया, तो ये एक रिकॉर्ड का उन्होंने बनाया हुआ। यहाँ पर आप पेमेंट जो डिटेल इसमें क्लिक करेंगे और जो भी साल है उस साल में डालेंगे, साल में क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे वो बताएगा आपको कि यहाँ पर कितना अमाउंट किसके अगेंस्ट काटा गया है। पहले तो आपको कंपटीशन में ये इन्फॉर्म करता है कि टोटल टैक्स इतना बनता है आपके अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पर आपको बताएगा कि एक्चुअल टैक्स कितना काटा गया है मुख्तलिफ मद के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमारी कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। नेटवर्क इंटरनेट यानी कि जो नेट के थ्रू हमारी मैक्सिमम ऐप्स के हम लोग काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन हम लोग अपनी ट्रांसफर कर रहे होते हैं अमाउंट, तो इसलिए ना अब हर चीज़ ना रिकॉर्डेड है कंप्यूटर के अंदर। तो ये टोटल पेड अमाउंट जहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये टोटल पेड अमाउंट का मतलब बंदे ने इतना अमाउंट या इतना अमाउंट टैक्स की मद में पे किया है। तो यहाँ से आप चीज़ें वेरीफाई भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि इस बंदे ने नया टेल के इतना टैक्स जमा करवाया। तो ये था MIS का सिस्टम, ताकि आप मैंने कोशिश ये की कि आपको मैक्सिमम चीज़ें बताऊं ताकि आपको एक आइडिया हो कि ओवरऑल सिस्टम काम कैसे चल रहा है। खैर, अब यहाँ पे आते हैं। अब सपोज ये बंदा था, इसने अपना रिटर्न नहीं भरने के बाद, जिसने मैंने पहले बताया था, एक होता है एक्टिव होता है, एक होता है इनएक्टिव। तो ये सपोज इनएक्टिव था, क्योंकि मैंने बताया कि सपोज इन्होंने 1 साल का या 1.5 साल का रिटर्न जो था अपनी जो भी इसकी ड्यू डेट थी उसमें जमा नहीं कराया, तो ये हो गया इनका जो था स्टेटस वो इनएक्टिव हो गया। अब ये FVR के मेंबर तो हैं, लेकिन इनका स्टेटस इनएक्टिव होने की वजह से इनको जो FVR के फायदे हैं वो उनको नहीं मिल सकेंगे। तो ऐसे मौके पर होता ही है कि बंदे को चाहिए होता है कि वो जो इनएक्टिव
का जो स्टेटस है उसको रिमूव करवाए, उसके लिए उसको चाहिए होता है कि वो एक अमाउंट जमा करवाए जो कि चालान की फॉर्म में या फिर उसको हम कहना चाहिए फाइन की फॉर्म में होगा, जिसे कहना चाहिए सरचार्ज रेट। तो वो अगर वो इंडिविजुअल एक सिंगल बंदा है तो वो 1000 रुपये जमा कराएगा। अगर वो कोई एक आम कंपनी है तो वो 10,000, अगर कॉर्पोरेट लेवल कंपनी है तो वो 20,000 रुपये उस पर चालान या चार्ज उसको पे करना होगा। तो अब पहले हम देखेंगे कि अब हम देखें कि ई चालान के साथ जनरेट करते हैं। आप यहाँ पर आएंगे कि साइट के ऊपर, अब यहाँ पे लिखा हुआ नेशनल सेल टैक्स, इस पर क्लिक करते हैं, पेमेंट ऑफ सेल टैक्स। तो एक तरह का अगर आप डेक खोलने जाते हैं डेक भी खोल सकते हैं, e.fbr.gov.pk पे जाएंगे तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ से आप डेक भी खोल सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप, जिस तरह मैंने अभी आपको एक करके स्टेप बताया, आप डेक अगर e.fbr.gov.pk लिखेंगे, फिर वह ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद लिखेंगे इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, शायद लिंक डाउन है, इस वजह से शायद ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने 2-3 मतलब ट्राई किया है लेकिन ये अभी तक 2-3 मतलब ट्राई करने के बाद भी शायद ये काम नहीं कर रहा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, आपको डायरेक्टली थोड़ा बताता हूँ। तब वो ये इनका एक मैं जैसे बताया कि e.fbr.gov.pk जाएंगे, अब ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, उसके बाद एक इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म खुलने के बाद आपको टोटल पेमेंट जो नीचर है, तो सॉरी पहले आप टैक्स एयर जो भी बनता है आपका 2022 है, 2021 नॉर्मली 2021 डालेंगे, 2021 का फाइन है, 2022 में तो भी फाइन हुआ ही नहीं है। तो उसके बाद 2022 एयर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका डालेंगे सिलेक्ट एनटीएन कर देंगे, या अगर एनटीएन याद है तब, अगर एनटीएन याद नहीं है तो आप सिंपल इसको CNIC पे क्लिक करेंगे। CNIC पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम ऑटोमेटिकली लिखा आएगा, ये बात याद रखिएगा, नाम आपका ऑटोमेटिकली लिखा ही आएगा। तो फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा टैक्स पेमेंट नेचर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने ये फॉर्म मैंने कहीं और से लिया है, लेकिन आपने यहाँ पर क्लिक करना है मिसलिनियस के ऊपर। तो याद रखिएगा, आपने मिसलिनियस पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म दोबारा से होगा रिफ्रेश। जब आप मिसलिनियस पे क्लिक करने के बाद रिफ्रेश होगा तो इसके नीचे एक और आएगा क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स। उस एट्रीब्यूट्स के अंदर आप सेलेक्ट करना है सरचार्ज ऑफ ATL। मैं तो रिपीट करता हूँ, आप मिसलिनियस में क्लिक करने के बाद नई चीज आएगी, उस नई चीज में आप लिखेंगे सरचार्ज ऑफ ATL। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। फिर आप अमाउंट जो भी बनता है, नॉर्मली अमाउंट हमारा बनता है एक आम बंदे का 1000 रुपीज़, वो आप डालेंगे। 1000 रुपीज़ डालने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और जो आपका मोबाइल नंबर था वो दर्ज करेंगे इसके अंदर, और बिल्कुल ठीक होना चाहिए वो। फिर आप क्रेडिट पे क्लिक कर देंगे। क्रेडिट पे क्लिक करने के बाद वो आपको सब कंफर्म करेगा कि वाकई में ये चीज़ डालनी ही डालनी। जब आप उसको कंफर्म करेंगे तो जैसे ये कंफर्म आ रहा बटन, इस पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप उसके अगेंस्ट एक PSID वो देगा। वो PSID जो है नंबर है वो आपने डालना होगा अपनी मोबाइल ऐप में, या फिर जो भी आप अपनी यूज़ कर रहे हैं बैंक की जो भी आपकी ऐप है, उस ऐप के अंदर PSID जैसे डालेंगे तो उसके अगेंस्ट आपका एक चालान का वो लिखा आएगा कि इस बंदे के अगेंस्ट इतना अमाउंट जमा करना है आपने, 1000 रुपये 2000 रुपये। तो आप सबमिट करना, आप यानी सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप इस बंदे के अगेंस्ट उस PSID के थ्रू आपका वो अमाउंट या सरचार्ज जमा हो जाएगा। तो नॉर्मली सम टाइम ऐसा होता है कि वो 2-3 दिन लेते हैं, सम टाइम एक दिन के अंदर हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि क्या उसका बनता है कि किस तरीके से वो जब सबमिट किया तो वो कौन सा दिन बनता था। वो अगर वो बहुत बिजी डे था तो वो थोड़ा टाइम लगाएंगे, अगर बिजी डे नहीं था तो वो जल्दी हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जैसे ही वो आपका PSID जमा होगा तो ऑटोमेटिकली आपने रिटर्न अगर जमा करवाया होगा, रिटर्न प्लस सरचार्ज दोनों चीज जमा करवाएंगे तो फिर आपका ये स्टेटस इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा। तो अच्छा, अब आते हैं हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो टैक्स पे मालूमात हैं वो क्या चीज़ हैं। टैक्स पे मालूमात से मुराद ये है कि वो तमाम मालूमात जो कि FBR के पास हमारी बारे में है,
मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसके बारे में कौन सी मालूमात एफबीआई के बारे में, तो आप पहले इसमें होंगे रजिस्टर होने के बाद रजिस्टर करने के बाद अपने आप को आप लॉगिन पे आएंगे। लॉगिन पे अपना CSC और आईडी डालेंगे, लॉगिन क्लिक कर देंगे। अच्छा, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे दो चीज आ रही है, एक डैशबोर्ड, एक आ रहा है विद होल्डिंग और नीचे आ रहा है डिक्लेरेशन ITNST। तो यहाँ पर आप आके ना आप अगर आप समझते हैं कि अगर आपको MIS समझ में नहीं आया तो आप उसकी जगह पे यहाँ पे आके भी टेक्स्ट को चेक कर सकते हैं कि वाकई में टेक्स्ट मेरा एक्चुअल कितना काटा गया है। तो यहाँ पे देखें विद होल्डिंग में क्लिक करने के बाद आपको सब चीजें इंफॉर्मेशन शो कर रहा है वो, और कौन सी डिक्लेरेशन कब उसने जमा करवाएंगे वो सब डिक्लेरेशन यहाँ पे आ रही है रिकॉर्डेड फॉर्म में कि भाई ये मालूमात FBI को हमारे बारे में है। तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम कौन सी मालूमात FBI को आपके बारे में है। अच्छा, अब मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। ये बेसिकली जस्ट आपको एक थोड़ा सा चीज़ें इजी करने के लिए हैं कि जब भी आपने करना हो FBI में रजिस्टर करना हो या रिटर्न भरना हो, तो रिटर्न भरने से पहले लाजमी आप ये जो इसका वेरिफिकेशन पोर्टल है इसमें आकर अपना CSC और ID जरूर डालें, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि FBI आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है, मतलब कि वो एक्टिव सोच रहा है कि इनएक्टिव सोच रहा है। सेकंड ये टिप है हमारी तरफ से आपको कि आप MIS पे जाके अपना टैक्स जरूर पहले चेक कर लें और वेरीफाई करें कि वाकई में इतना ही कटा नहीं कटा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कोई बंदे की इंफॉर्मेशन गलत पहुंच जाती है जिसकी वजह से आपको टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। क्या होता है बाद में पे करना पड़े आपको, इसलिए बेहतर ये कि आप उसमें डाल दें तो बेहतर है। टिप नंबर 3 है कि आप किसी को शो करवाना है आपने कि मैं एक्टिव हूँ, सॉरी मैं रजिस्टर्ड मेंबर हूँ, तो आप वो डाल के दूसरे सर्टिफिकेट उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो लास्ट जो है मेरी तरफ से आपको टिप वो ये है कि रिफंड कैसे कर सकते हैं। तो वो आपका कोई अमाउंट है तो वो 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बन रहा है जो कि, तो वो आप रिफंड पे क्लिक करके पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे दो भी एयर का बंदा था रिफंड, उस पर क्लिक करेंगे और इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइमरी बैंक अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द अकाउंट। इसका मतलब ये होगा जब तक आपका अकाउंट IRS के साथ लिंक नहीं होगा तब तक आपका ये रिफंड पॉसिबल नहीं है कि आगे प्रोसेस हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपना अकाउंट जरूर IRS के साथ लिंक करें। मैं आपको बहुत से लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अपना जिनका अमाउंट हमेशा रिफंड में जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है टैक्स पे करते हैं जो कि उनका रिफंडेबल बनता है, तो लाजमी अपना अकाउंट जो है वो लिंक जरूर करें IRS के साथ, ताकि रिफंड जो है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। समटाइम ऐसे होता है कि वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, समटाइम ऐसे होता है कि वो आपसे कोई मांगते हैं एविडेंस के भाई प्रूफ तो होगा वाकई में ऐसा कटा है नहीं कटा। नॉर्मली मोस्टली लोग इसका एविडेंस दे देते हैं तो वो उसके अगेंस्ट अमाउंट सेंड कर भी देते हैं। ये तो था आपका रिफंड का प्रोसेस जो मैं टिप्स में बताया। इसके अलावा और पिन मिस कर गया था, पिन टिप नंबर 5 थी शायद ये। तो अगर पिन करनी है हमें चेंज या पासवर्ड इन करना, जो मैंने पहले बताया था कि अगर वो करनी तो आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ शायद मैं भूल गया था बताना, वो था कि किस तरीके से हम लोग अकाउंट को या अपने एम्प्लॉयर या कंपनी को नाम को किस तरह IRS के साथ लिंक कर सकते हैं, वो शायद मैं आपको बताना भूल गया था। तो मैं इसको एज अ टिप लेता हूँ, टिप नंबर 6 आप इसको लेते हैं। तो आप सिंपल IRS को ओपन करेंगे, माई जो भी आपका है प्रोफाइल उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आपकी ओपन होगी जिसके अंदर वो अक्सर आपसे मांगता है आपका पिन कोड ना, तो आपका जो भी पिन कोड है वो उसमें डालें। अगर नहीं भी मांगता तो कोई इशू नहीं है, इसको वेरीफाई पे क्लिक करें। जब आप इसको वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे तो वो कहेगा यूर पिन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अच्छा खैर, ये तो आगे पर्सनल डिटेल हो गई। अगर ये आपकी सही तरह अंदराज हुआ हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ हो तो आप ये मुख्तलिफ जगहों पर जो ये पेंसिल बनी हुई आ रही है इसको आप ऐड करके या चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका एड्रेस ये ठीक नहीं है तो यहाँ पर आके आप अपना एड्रेस यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं या फिर नया ऐड भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, यानी कि एक एडिशनल चीज आपको बताइए मैंने कि अगर आपने एड्रेस अपना घर का ऐड करना हो तब।
अच्छा, अब आते हैं जो मेन चीज़ थी हमारे बैंक अकाउंट या इनकम सोर्स। तो आप देखें तो इसमें इनकम सोर्स भी आ रहा है और बैंक अकाउंट भी आ रहा है। तो पहले मैं आपको इनकम सोर्स का बताऊंगा। इनकम सोर्स आपकी क्या है। अगर जो वीडियो हमने बनाई थी वो बनाई थी सैलरी पर्सन के लिए, तो ऑटोमेटिकली अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप सैलरी पे क्लिक कर देंगे। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप बिजनेसमैन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे सैलरी पर्सन पे क्लिक किया, इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पर वो एज हमें सैलरी पर्सन शो करेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर आप सैलरी पर्सन नहीं है तो आप यहाँ पे अपना बिजनेस भी ऐड कर सकते हैं। तो अक्सर लोग जो अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं और अपना वो सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे अपना बिजनेस डालकर अपने आप को FBI पर भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अच्छा खैर, ये चीज़ें एड्रेस हो गया। उसके बाद आते हैं आपका बैंक अकाउंट नंबर। आप सिंपल यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वो पूछेगा आपका कौन सी टाइप। सपोज आपका अकाउंट बैंक अकाउंट नंबर है, फॉर्म्स कर लेते हैं, आपको करंट अकाउंट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो भी बैंक नंबर अकाउंट है वो आप डाल लेंगे। सपोज आपका अस्करी बैंक कर लेते हैं हम लोग, या फिर यूबीएल कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो वो जो कोई भी यूबीएल मैंने लाजमी नहीं ऐसा हो, आप अपनी मर्जी से आप क्लिक कर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आपको अभी अपना IBFT नंबर याद है अकाउंट वो डाल दें, लेकिन जो मैंडेटरी उसने मांगा है वो मांगा IBAN नंबर। तो कोशिश करें कि IBAN नंबर आपको पता हो, जो कि नॉर्मली चेकबुक के ऊपर लिखा हुआ होता है, या फिर आपका जो भी आपका नेट बैंकिंग है या मोबाइल बैंकिंग है उसके अंदर भी वो IBAN नंबर आ रहा होता है, वो यहाँ पर डालेंगे। करेंसी जब वो पाकिस्तान रुपीज़ है वो आप कर लें। और अगर आपके नाम पर है, आप यानी कि 100% आप ही हैं तो ठीक है। अगर आप शेयरिंग पर तो आप अकाउंट में क्लिक करेंगे, तो वो तो आपके वो अकेले आपके नाम पर है तो आपको 100 कर देंगे 100% शेयर। फिर इसको आप ओके करेंगे। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, एक डमी है सिर्फ, तो इसलिए मैंने डाला नहीं है। तो जब डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आपकी अकाउंट नंबर को ऐड कर देगा। इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हैं इस तरीके। लेकिन अगर हम इनकम सोर्स अगर हम इनकम सोर्स शो करने तो इनकम सोर्स भी आपकी आ गई। अब लास्ट जो चीज़ थी वो थी एम्प्लॉयर के, आप कहाँ पर जॉब करते हैं। तो जहाँ पर जॉब करते हैं यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी कंपनी का नाम है वो कंपनी का नंबर डालेंगे और कब से कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर डालेंगे, तो उसको ओके कर देंगे। इस तरह आपका ये रिकॉर्डिंग पता चलेगा कि आप किस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। उससे ये होता है फ़ायदा आपका कि अगर कंपनी आपका कोई भी चीज़ आपका इरेगुलर चीज़ आपको काटती है या फिर वो नहीं काट रही होती, या मल्टीपल फैक्टर्स आ सकते हैं इसके अंदर, तो आप इससे बेनिफिट भी ले सकते हैं इन चीज़ों से कि आप शो कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ, तो मैंने आपको लिंक भी किया। तो मल्टीपल इससे फ़ायदा ये नुकसान नहीं है आपका। तो इस तरीके से आपने बैंक अकाउंट नंबर और इनकम सोर्स ऐड करना सीख लिया है और अपनी पर्सनल डिटेल को भी आप चेंज कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में जाके। उसके बाद आप एंड पे क्लिक करेंगे वेरीफाई के ऊपर, वो अपना पिन आईडी मांगेगा। तो इस तरीके से आपका ये जो आईडी है वो जो भी आपने चेंजिंग्स या अमेंडमेंट्स की होंगी वो इसमें सेव हो जाएंगी। तो ये तो था जो हमारा लास्ट चीज़ थी जो मैं एंड पे आपको इसलिए बताइए आपको क्योंकि बेसिकली हमने जो टिप्स में एक जिक्र किया था रिफंड करने का, तो ये चीज़ रिफंड से लिंक करती थी, इसलिए मैंने इसको आपको एंड में बताया। अच्छा, एंड में मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरी वीडियो को बड़े सब्र से देखा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके अलावा हमारा जो ये पेज है डॉक्टर जावेद अंजुम शेख के नाम से, इसको आप ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इसके अलावा मेरा नाम है ये हसान शेख और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आप शेयर कर दिया आपके साथ। तो काइंडली कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।